नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर के संघ मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की सोच को देश के सामने रखा। देश दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर संघ प्रमुख ने अपनी बात रखी, लेकिन इनमें सबसे अहम बयान 24 के चुनाव के लिए लोगों से अपील। मोहन भागवत ने कहा, 24 के चुनाव से पहले भावनाएं भड़काई जाएंगी और इससे बचकर वोट करना है। उकसावे में आकर मतदान नहीं करना। सबका अनुभव लोगों के पास है और जो बेस्ट है उसे वोट देना है। देश की एकता, अखंडता, विकास के मुद्दे पर वोट देना है। इसके अलावा मोहन भागवत ने मणिपुर में हिंसा को लेकर कई सवाल पूछे, जैसे कि मणिपुर में अचानक ये आपसी फूट की आग कैसे लग गई? क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के अतिवादी थे? संघर्ष को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास क्यों और किसके द्वारा हुआ? संघ को बिना कारण घसीटने का प्रयास करने में किसका स्वार्थ है? अशांति और अस्थिरता में किन विदेशी सत्ताओं को रुचि हो सकती है? और अंत में यह सवाल भी पूछा कि देश में मजबूत सरकार होते हुए भी हिंसा क्यों, बलबूते आखिर किसके बेरोक टोक यूं चलती रही? तो आज हुंकार मोहन भागवत के इन्हीं बयानों का विश्लेषण। आखिर चुनाव के मौके पर लोगों की भावना से कौन खेलता है, कौन लोगों को उकसाने का काम करता है, और सवाल मणिपुर को लेकर भी, क्या वाकई मणिपुर की हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें हैं? लेकिन शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, परंतु उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है। जात पात धर्म के नाम पे जहर फैलाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही हैं। तो वो अपने आप को सुधार लें तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान जो अखंड है, अखंड ही रहेगा, और साथ में जो अनेकता में एकता हमारी ताकत है उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। मोहन राव भागवत जी ने देश को विचार देना चाहिए। दसरे के दिन नागपुर में आरएसएस का जो एक मेड़ावा होता है, रैली होती है, उसमें विचार दिया जाता है, वहाँ राजनीति नहीं की जाती। मणिपुर की परिस्थिति को लेके ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। बाहरी शक्तियां देश के अंदर दंगे करा रही है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मोदी सरकार तो असफल हो गई। वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं रोक पाई, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, तो ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के फेल्योर की बात है। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें बर्मा के आतंकियों की बहुत बड़ी भूमिका है, ड्रग पेडलर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। संघ प्रमुख जी ने अपनी चिंता उसी विषय पर जाहिर की है। आपका परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में संघ के जानकार हैं। मोहम्मद फरहान प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ शुरुआत करती हूँ। सर, 24 के लिए भागवत का संदेश आपको क्या लगता है, क्या है? 24 के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी विजयलक्ष्मी के दिन बिल्कुल अपने लोगों को एड्रेस करते हैं, अपनी भावना बताते हैं और राष्ट्र किस दिशा में आगे बढ़े उसका एक मार्गदर्शन बताते हैं। आज एक वही था। क्या कि हर भारतीय इस देश का नहीं चाहता है कि देश सशक्त बने, देश मजबूत बने? आज 75 साल के बाद, तमाम सरकारों को देखने के बाद, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के 50, 60, 70 साल, 40 साल, 30 साल काट चुके हैं और उन्हें रफली एक अंदाज हो चुका है कि सरकारें काम कैसे करती हैं। तो मोहन भागवत जी का ये कहना कि किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के उकसाने में नहीं आना, लोगों का काम देखो, एसेस करो और सबसे बेहतर व्यक्ति हो उसी को चुनो
और उसी को वोट दो, चुनाव आ रहे हैं, उकसा के भड़क के जाति पे पढ़ के धर्म के नाम पे पढ़ के वोट देने का काम नहीं करना। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि एक नए भारत के लिए कि सुखद संदेश है? तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि फिर तो बीजेपी गदगद होगी। मतलब आप लोग साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि मोहन भागवत जी का ये जो बयान है, ये बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। मोहन जी ने किसी का नाम नहीं लिया, अच्छा, सर संचालक ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस देश की जनता को बस ये अपील की है कि भाई आप देखिए, आप जज कीजिए। और आपको क्या लगता है हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वो जज नहीं करती है? देश की जनता जब भी जजमेंट देती है तो वो चुन के ही जजमेंट देती है, और उसी के हिसाब से देश चल रहा है। और किसको दिक्कत है? अगर देश आज मजबूत हो, देश एक एकता के सुर में पिरो रहे, तो किसको दिक्कत है? ठीक है, अगर हम धर्म के नाम पे आलोक शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक रिएक्शन लेते हैं पहले सबका, सिर्फ एक एक मोहब्बत की रिएक्शन दुकान ले का लेते नाम खोल हैं, के एक एक रिएक्शन ले लेते हैं सबका, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। आलोक शर्मा जी आइए। सुना ना आपने, मैंने ये पूछा सवाल कि साहब मोहन भागवत जी का 24 के लिए संदेश क्या लगता है आपको, क्या था? डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि उन्होंने वो जो बात कही है ना कि टेस्ट सबको कर लिया है आप लोगों ने, जो बेस्ट लगे उसको चुनिए, तो कहीं ना कहीं बेस्ट मोदी सरकार है, तो जनता में संदेश साफ चला गया है, मतलब नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है और वो समझती है कि आरएसएस किसके लिए काम करती है, आरएसएस किसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस से निकले हुए लोग कहां पर सत्तासीन हैं। ये देश की जनता बहुत समझदार है। लेकिन जो आरएसएस बार बार ये कहती है कि हम गैर राजनीतिक दल हैं और वोट के लिए बात नहीं करते हैं, ये बार बार अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं। लेकिन आज जो मोहन भागवत जी का पूरा मैंने सुना नहीं, लेकिन जितना एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सुना मैंने, उसमें बहुत क्लियर है कि बहुत नकारात्मक भाषण है। आरएसएस प्रमुख को इतनी मजबूत सरकार भी दिख रही है और दंगे भड़काने वाले भी दिख रहे हैं, उकसाने वाले भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि मणिपुर में जो आज तक बीजेपी थ्योरी देती आई थी कि वहाँ पर तो पहले भी हुआ था और होता रहता है, वो मोहन भागवत जी ने इस पूरी डबल इंजन सरकार की हवा निकाल दी। वो तो कह रहे हैं विदेशी हाथ है, तो ये विदेश मंत्री को तो आज आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। विदेश मंत्री कौन सी गुफा में आज बैठे हुए हैं? मोहन भागवत तो इनके सर्वे सर्मा है, हनुमान जी, राम जी, शिव जी, सब कुछ इनके हैं, भगवान है इनके। तो मुझे लगता है कि आज सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि मोहन भागवत जी ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कि विदेशी ताकतों का हाथ था या नहीं था, लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो उकसाने की बात की है कि भाई अतिवादी लोग और तमाम जो बयान आए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरह से पोल खोल दी। मोहन भागवत जी, अपनी सरकार को नसीहत दीजिए, देश की जनता को ज्ञान मत दीजिए। सबसे बड़ा अगर कोई हेट स्पीच देने वाला संगठन है तो आरएसएस है। अगर कोई सरकार डिवाइड एंड रूल करती है तो बीजेपी की सरकार है। 80-20 के फार्मूले पर आप ही की सरकार चुनाव लड़ती है। मोहन भागवत जी, आप ही के जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आपके संगठन से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय की आहट है। अगर कहीं पर भी कोई चीज दंगाई और तमाम चीजें, देखिए सोना हो, मणिपुर हो, जहां आप देखेंगे रामनवमी पे 10-10 राज्यों में जुलूस में दंगा होते हैं, और मैक्सिमम कहां होते हैं? जहां पर बीजेपी शासन होता है, संरक्षण मिलता है। मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन मोहम्मद फरहान का लेते हैं। आपने भी सुना ये भाषण मोहन भागवत जी का, आपको इसमें क्या सियासी संदेश लगा 24 के लिहाज से? मोहम्मद फरहान। देखिए, हमने रोमाना जी, हमने इसमें 4 बिंदुओं को देखा है, बड़ी गंभीरता से इसका अवलोकन किया है जी। पहली बात मोहन भागवत जी ने जो कही है, सबको अपना बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना नहीं है, उसे सबको अलग करके चलना है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आखिर एक ही देश में रहने वाले इतने पराये कैसे हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने और आरएसएस की नीतियों ने, संघ की नीतियों ने ही उन लोगों को पराया कर दिया है। तीसरी बात मोहन भागवत जी ने कही है, अविवेक और असंतुलन नहीं होना चाहिए। अब संतुलन बनाने में कई वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा असंतुलन पैदा किया है इस देश में कि उस संतुलन को बनाने के लिए कई वर्ष लगेंगे। उन्होंने चौथी बात कही है, विक्टिमहुड की मानसिकता से काम नहीं चलेगा। तो आखिर विक्टिमहुड की मानसिकता का अपनाने का काम कौन कर रहा है और उस पर मजबूती से
काम करके दूसरों को बदनाम करने का काम कौन करता है। ये 4 बिंदु थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हमारे लिए, और हमने उनके बयान से ये भी समझा कि ये मोहन भागवत जी का जो बयान था ये राष्ट्र के नाम पर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी संघ और बजरंग दल या अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर था। क्योंकि अभी अजय आलोक जी जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने अपने वक्तव्य में ही अभी यही बात कही है कि अपने लोगों को, उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्र के लोगों को, उन्होंने कहा अपने लोगों को मोहन भागवत जी ने जो बातें बताई हैं मैं उन्हीं बातों पर कहता हूं। जहां इन्होंने अपना शब्द इस्तेमाल किया वहां सीधी सीधी बात हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य लोग जो उनके अपने करीबी हैं। नहीं भाई साहब, तो अपने लोग, देश के लोग जो हैं, क्या वो अपने लोग नहीं होंगे? देश के तमाम नागरिक अपने नहीं हो सकते? वो तो बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई। खैर, मैं आ रही हूँ डॉक्टर अजय आलोक, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं संगीत रागी साहब का रुख करूंगी। संगीत रागी जी, आपने सुना यहाँ पर सभी वक्ताओं को, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मोहन भागवत जी का ये बयान, क्या ये दोधारी तलवार के तौर पर यहाँ पर देखा और समझा जा रहा है? इसमें क्या विरोधाभास और कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं कि हर पक्ष इसको अपने नजरिए से देख पा रहा है और दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है? ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, शुरू से ही संघ ये बार बार कहते रहा है, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे कि जब स्वयंसेवक चुनाव करने जाएं और चुनाव में जब किसी को चुनने जाएं तो उनको देखना चाहिए कि अच्छे व्यक्तियों का वो चुनाव करें, देश के बारे में जो सोचता हो उसके बारे में चुनाव करें। आपको पता है रुमाना जी कि पिछले दिनों मणिपुर में क्या घटनाएं घटी और उसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि मणिपुर के अंदर चर्च की हिंसा में क्या भूमिका रही है, इसके बारे में लोग बोलने से कतराते रहे हैं। बैप्टिस्ट चर्च का वहां पर क्या रोल रहा है वहां के ये में पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने में, हम सभी भूल जाते हैं। हम इसके बारे में बात ही करना जरूरी नहीं समझते हैं। तीसरी बात, हमने आपको देखा है कि समाज को कैसे बांटा जाए। 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका प्रयोग करने की कोशिश किया था, वो असफल रहा था। आज कांग्रेस पार्टी कह रही कि हर राज्यों में जाति आधार पर समाज को बांटा जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। हम कहाँ एक जाति विहीन समाज की रचना करने चले थे, और जाति युक्त समाज तो छोड़ दीजिए, हम उससे जाकर के आज भारत के अंदर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी खड़ा हो रहे हैं। भारत के अंदर कास्ट बेसिस पर पार्टियां खड़ी हो रही हैं। यदि किसी एक पार्टी का एक कास्ट का कोई किसी इलाके में दबंगई है या उसका न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मेरा आपसे ही है सप्लीमेंट्री, उसके बाद मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जा रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप यहाँ पर जिस मुखरता के साथ जाति जनगणना को लेकर विपक्षी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो संघ प्रमुख तो मार्गदर्शन करने का काम ही करते हैं ना, तो फिर ये जातिगत जनगणना को लेकर सीधे तौर पर स्पष्ट तरीके से कुछ राह क्यों नहीं दिखाई गई है मोहन भागवत जी की तरफ से? मतलब संघ तो क्योंकि राजनीति से अलग है, उसकी तो कोई चुनावी मजबूरी नहीं होगी ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। जी जी, देखिए रुमाना जी, हाँ जी, संघ प्रमुख ने किसी चीज का इस बारे में जिक्र नहीं, लेकिन समाज को कैसे तोड़ा जाए, जातियों के आधार पर कैसे किस प्रकार का विभेद करने की कोशिश की जा रही है, ये सबको जग जाहिर है, ये सबको पता है। इसमें बताने जैसी कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी मालूम है और हमें भी जानकारी है कि आप प्रश्न करने के लिए हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं। ये आपको पता है कि किस प्रकार से हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है। कांग्रेस, अभी आलोक जी कह रहे थे 80-20 का, तो कांग्रेस ने तो यही पॉलिटिक्स किया। उनको लगता था कि 20% मुस्लिम समाज को हम इकट्ठा करें, गोलबंद करें, और 80% हिंदू समाज तो जातियों के आधार पर, कोई पटेल होता है, कोई जो है वो ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई वैश्य है, इसी आधार पर हम बटे हुए हैं। तो इस प्रकार की राजनीति जो है वो उन क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी सुगम होती है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में। मैं जवाब ले लेती हूँ, जाति विशेष का मैं जवाब ले रही हूँ। आलोक शर्मा जी, मतलब फिर तो ये जो कांग्रेस की राजनीति है जिसका जिक्र यहाँ पर प्रोफेसर संगीत रागी कर रहे हैं, उससे मतलब आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं मोहन भागवत साहब?
देखिए, मोहन भागवत जी चेता नहीं रहे। मोहन भागवत जी तो समाज को जगा रहे हैं कि जो सत्तासीन लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और सत्यपाल मलिक जी ने तो पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर के मामले में या कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद 600% हेट स्पीच बढ़ गई। जो लोग कहते हैं रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। जो गोली मारने की बात करते हैं वो केंद्र में मंत्री में कैबिनेट बन जाते हैं। इनके एक सांसद हैं परवेश वर्मा, वो कहते हैं हमें एक वर्ग का वोट नहीं चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले महीने कहा, और पिछले महीने ही संसद में एक ऐसा वाकया देखने को मिला कि जो नफरत के बीज आरएसएस और बीजेपी ने बोए थे, साउथ दिल्ली के एक सांसद हैं रमेश विधूड़ी, वो जिस तरह से दूसरे सांसद को जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मुल्ला, कटवा और पता नहीं क्या क्या आतंकवादी कहा गया, वो सांसद आज भी संसद में बैठा हुआ है, आज भी वो संसद में है। तो उसको कौन प्रश्रय दे रहा है, कौन उसको बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा विषय कास्ट सेंसस का आया। एक सेकंड कास्ट सेंसस पर आ रही हूँ, आप कास्ट सेंसस पर दोबारा अपनी बात रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो आपने मुद्दा उठाया ना, मुझे लगता है इस पर डॉक्टर अजय आलोक से जवाब ले लेना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, ये कुछ नाम जो यहाँ पर आलोक शर्मा जी ने गिना दिए, जिसमें प्रवेश वर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा, विधूड़ी साहब का वो नाम ले रहे हैं, मैं भी एक नाम जोड़ देती हूँ, टी राजा का नाम। आप देखिए ना, उनको पिछले साल पार्टी से निलंबित किया जाता है कि उन्होंने भावनाएं भड़काने का काम किया है, और अब जबकि चुनाव आता है तो फिर से उनको शामिल कर लिया जाता है पार्टी में। तो ये भावनाएं उकसाने का खेल, चुनावी दांवपेच जिसका जिक्र आज करते हैं मोहन भागवत साहब, तो क्यों ना माना जाए? इसमें नसीहत बीजेपी के लिए भी है। डॉक्टर अजय आलोक, कोर्स करेक्शन की जरूरत बीजेपी को भी। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि हम तो कार्रवाई करते हैं, निलंबित करते हैं, उसके बाद जब उसे गलती रियलाइज होती है, वो माफी मांगता है, तो फिर उसे हम वापस भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कार्रवाई नहीं होती है भाई। यहाँ तो आतंकवादी के लिए आंख से आंसू निकलने लगते हैं, झरझर झरझर आंसू निकलते हैं आतंकवादी की, और पुलिस वालों पे ही कार्रवाई हो जाती है। यहाँ हमारे एएमआईएम के प्रवक्ता बैठे रहते हैं, किस तरह से मुसलमान इस देश में खतरे में है। रोज दिन डायलॉग सुनती है कि नहीं आप? अब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है किस तरह से, ये एएमआईएम कहती है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कहती है इस देश के संसदानों पे पहला हक मुसलमानों का है। और बात करते हैं 80-20 की, अरे करिए 80-20 की बात, बढ़िया है, अपनी कब्र खुद खोदिएगा। जितना 80-20 की बात करिएगा, अपनी कब्र खुद खोदिएगा। इस देश को बांटने का काम शुरू से तो आपने किया, धार्मिक आधार पर इस देश का विभाजन करवा दिया, और हमें कहते हैं धर्म का सहारा हम लेते हैं। 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया, प्रियम्बल में घुसा दिया सेकुलर और सोशलिस्ट। किसके लिए? अपीजमेंट पॉलिटिक्स को कहते हैं साहब। शहबानो केस में संसद का फैसला ला के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। डॉक्टर अजय आलोक, धर्म की राजनीति, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, धर्म की राजनीति बैठाने वाले आप हैं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात की है, ये अपीजमेंट, ये तुष्टीकरण का शब्द जो है ना, वो आज मोहन भागवत जी के पूरे भाषण में एक बार भी सुनाई नहीं पड़ा। तुष्टीकरण शब्द मोहन भागवत ने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कट्टरवाद की बात उन्होंने जरूर कही, भावनाएं भड़काने की बात उन्होंने जरूर कही, और रमेश विधूड़ी के बारे में सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी अभी रमेश विधूड़ी जो संसद में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इस तरीके की गंदी बातें करते हैं, सर मैं तो दोहराना भी नहीं चाहती हूं अपनी जुबान से, हम सब जानते हैं उन्होंने कैसी बात की। और उसके बाद क्या होता है सर, राजस्थान चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई है ना पार्टी की तरफ से, दी गई है या नहीं? आप मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। रोमाना जी, हाँ जी, बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है उनको पार्टी की, बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है उनको राजस्थान चुनाव में पार्टी की तरफ से, एक संभाग की, पूरे प्रदेश का नहीं, नंबर एक। दूसरी बात की संसद में जो उन्होंने कहा उस पे लोकसभा स्पीकर ने उसे एथिक्स कमेटी में मामला भेज दिया है। वो विशेष अधिकार स्पीकर का है, मेरा नहीं है कि उन पे क्या कार्रवाई होगी। पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, 1 महीने के अंदर जवाब देने को कहा है, उसका भी वो जवाब देंगे। लेकिन मोहन भागवत जी का अगर 1% बात भी ये लोग समझ लेते ना, हमारे तमाम विद्वान लोग, आलोक शर्मा जी एएमआईएम जो कहते हैं कि बहुत बेकार भाषण था, तो इनके जिंदगी शायद बदल जाती। मोहन भागवत जी अकेले वो शख्स, एएमआईएम के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये मोहन भागवत जी ने ही कहा था। एक मिनट, हम मोहन भागवत जी वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि इस देश में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, चाहे 10 पुरखे पहले, चाहे 15 पुरखे पहले, लेकिन सब हिंदू हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब हमारे अपने हैं। राष्ट्रीय एकता की बात आज तक इन लोगों के मुंह से आपने सुनी है? वो तो कहते हैं कि आत्मसार हम सबको करना चाहते हैं, संघ सबको लेके चलना चाहता है। बड़ा मैं दोहरा देती हूँ सर, आज जो मोहन भागवत जी ने कही है, मोहम्मद फरहान को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। मोहन भागवत तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एकता के नाम पर वो ये बात कह रहे हैं कि साहब अपनेपन का व्यवहार करें तो फिर समस्याओं के समाधान निकल आएंगे। वो कह रहे हैं कि विक्टिमहुड की जो मानसिकता है, और वो जो अभी 4 पॉइंट्स मोहम्मद फरहान आप कह रहे थे ना, खासतौर से आप लोगों ने नोटिस किए, तो वो विक्टिमहुड का जिक्र जो यहां पर कर रहे हैं मोहन भागवत साहब,
उससे निकलने नहीं दे रहे ना सर नेता। ज्यादातर वो नेता जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं वो तो बार बार मुस्लिम समाज को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि साहब देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, देखो कितना भेदभाव तुम्हारे साथ किया जा रहा है, और उस समाज की ठेकेदारी आपकी पार्टी के नेता भी जमकर करते हैं। मोहम्मद फरहान, देखिए रोमाना जी, एहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती रही है और करती चली आ रही है। आपने देखा होगा टी राजा को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका निलंबन वापस करने के बाद उनको टिकट भी गोशा महल से दे दिया। आपने ये भी देखा होगा गलती का एहसास कर लिया उन्होंने, हमने सजा दी, उन्होंने गलती का एहसास किया तो ठीक है अब वापसी करा लिया। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया सर? छोड़ दो, कितनी देर के लिए छोड़ दो, पुलिस हटा लो तो फिर करके दिखा देंगे। आप ही की पार्टी के नेताओं के बयान है ना सर, ये क्या समाज को जोड़ने वाले बयान है? ये क्या समाज को तोड़ने वाले बयान नहीं है? इन बयानों के लिए आपने अपनी पार्टी के नेताओं को क्या सजा दी है, मुझे ये बता दीजिए। चलिए, टी राजा का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे इसीलिए पूछा। रोमाना जी, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदूड़ी ने पूरे समाज को, पूरे कम्युनिटी को कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके बातें की थी, उसके साथ अभी तक कोई मजबूत यानी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अरे भाई साहब, मैंने बिदूड़ी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर मैंने सबके बारे में सवाल पूछ लिया है। पूछा या नहीं पूछा? मैं आपसे आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में सवाल पूछ रही हूँ, उनका जवाब दीजिए ना। मैडम मेरी पहले मुझे भी तो अपनी बात रख लेने दीजिए, मुझे भी, या तो आपकी बात में सुनिए। आरएसएस प्रमुख जब ये बात कहते मजबूती के साथ, तब मैं उनकी बात का स्वागत करता कि ये हेमंत बिस्व शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये किस तरीके की बात कह रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और आरएसएस के प्रमुख खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़कर चलो। तो ये दो बातों में खाई नहीं पैदा हो रही है, ये दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है कि एक तरफ आपका एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, और मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान कोरोना के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान हिंसा के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है। सारी चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है। ठीक है, मुझे लगता है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मोहन भागवत जी के बयान का जो पूरा एसेंस था, प्रोफेसर संगीत रागी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। उनकी कोशिश तो यही थी कि किसी तरीके से समाज में एकता लाई जाए, समाज में एकता है। और एकता कब आएगी? जब ये हिंदू ऐसा कर रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, इस पर रोक लगेगी तभी तो एकता आएगी ना। प्रोफेसर संगीत रागी, कैसे आएगी? देखिए दो तीन बातों को मैं जिक्र करूंगी, फिर मोहन भागवत जी की बात। देखिए, यही इमरान मसूद थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का हम बोटी बोटी जो काट करके लाएगा, और उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद जो सबसे रेडिकल मौलाना है, उसके साथ बंगाल में चुनाव का गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किया था। जो पीएफआई है, उसके काडर को चुनाव से पहले जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा। तो ये बातें करीब करीब सारी पार्टियों पर ये लागू होती है। कांग्रेस पार्टी कोई ये आज कह गए दूध की धुली हुई है तो बिल्कुल न करे, ऐसे बहुत सारे अराजक तत्वों को उन्होंने दिया दिया। दूसरी बात, जहां तक मोहन भागवत जी का से आ रहे, आपको याद होगा कि विज्ञान भवन के समय में ही जो 3 दिन का भाषण हुआ था, वहां पर उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से कहा था और हिंदुइज्म को एक अलग परिभाषा दी थी। हिंदू होने का मतलब है जो सबको समाहित करके चले, जो किसी का निषेध न करे, जो ये कह दे कि मुसलमान के बगैर ये समाज रह सकता है, ऐसी बात की कल्पना नहीं करते। लेकिन साथ में एक और भी सवाल है, क्या दूसरे धर्म और दूसरे पंथ और दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदुओं को काफिर कहना बंद कर दिया है? क्या बंद कर दिए हैं? आज जो जाकर के हम देख रहे हैं कि हमास जैसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए भारत के अंदर मुस्लिम समाज सड़कों पर आकर के बात करता है। अभी असदुद्दीन पार्टी के कह रहे थे, बोल रहे थे, सड़कों पर किस प्रकार से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी आप यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं।
आप यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में बिल्कुल हमास गलत बयानी नहीं, कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर बात हो रही है, और जिस फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर बात हो रही है, भारत सरकार उन्हीं फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहायता भेज रही है ना। तो क्या ये भी राजनीतिक नजरिए से देखकर, राजनीतिक चश्मे से देखकर और लोगों में फूट डालने के लिए हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं सर? इससे क्या समाज एकजुट हो जाएगा? मतलब मोहन भागवत जी की जो बात का एसेंस था वो क्या यहीं पर खत्म नहीं कर दिया जाता है जब इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है? ये सवाल है सर, इन पर बात करना जरूरी है। तो दशहरे के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन, जिसके 24 के लिहाज से सियासी मायनों पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। देखिए, मणिपुर टू चुनाव, कौन फैला रहा है तनाव, जो खासतौर से मणिपुर के संदर्भ में डॉक्टर अजय आलो, एक सवाल पूछा गया मोहन भागवत की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब, मजबूत सरकार होने के बावजूद बेरोक-टोक हिंसा कैसे चलती रही? ये सवाल जब उठाते हैं मोहन भागवत जी, तो क्या सीधे सीधे ये डबल इंजन की सरकार का फेलियर, उसकी नाकामी सामने नहीं रख देते हैं देश के? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं कि ये सवाल जब उठता है तो डबल इंजन की फेलियर, सरकार की फेलियर या नाकामी होती है, क्योंकि अगर फेलियर या नाकामी होती तो हिंसा आज कंट्रोल में नहीं आती। 3 दिन गृह मंत्री वहां खुद रह के वहां पे एक एक चीज का नजर दे के कंट्रोल कर चुके हैं। आज वहां के चीफ मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि मामला कंट्रोल में। कल ही मैं बताता हूं आपको, कल ही बर्मा के म्यांमार समर्थित 2 उग्रवादी संगठन के लोग पकड़े गए हैं, जो बर्मा से संचालित होते हैं, ध्यान दीजिए, और उनके पास भारी मात्रा में AK-47, MP-16 स्नाइपर राइफल्स, ग्रेनेड सारे पकड़े गए। कैसे आ गए? हमारा पोरस बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर में ओपनिंग क्लियर कट है, 5 किलोमीटर लोग इधर से उधर बिना वीजा के आ सकते हैं, उसको बंद किया गया। ये पहले से खुला हुआ था। ठीक है। तमाम अब वैसे उपाय करने पड़ेंगे। कहीं फेंस बॉर्डर नहीं है, सारी फेंसिंग करनी पड़ेगी, और इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत अस्थिर हो। भारत की अस्थिरता में विदेशियों को फायदा होगा, और हमारे देश में कुछ बैठे हुए विदेश की शक्तियां हैं जो उन विदेशियों के साथ मिली हुई हैं, जो अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। आपके न्यूज़ चैनल ने कितनी बार रिपोर्ट चलाई कि बर्मा का बॉर्डर कैसे है, खुलेआम 1-1 घंटे की न्यूज़ कवरेज दिखाई कि कैसे लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, कैसे वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। ये तमाम इश्यूज़ हैं कि विदेशी ताकतें कैसे चाहती हैं, और दुर्भाग्य है रोमाना जी, इस विदेशी ताकतों का साथ देने के लिए हमारे घर ही में कुछ लोग जयचंद की भूमिका में हैं, जो जॉर्ज सोरोस से खुलेआम पैसे लेते हैं और दिखाते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं, और मोहब्बत की दुकान खोलते हुए घूमते फिरते। जवाब ले लेते हैं। 80-20 की बात हो रही थी, 80-20। बड़ा आलोक शर्मा जी ने कहा 80-20 नहीं, 80-20 की एक बार बात खत्म कर दूं। इन्होंने कहा 80-20 की बात करते हैं खुलेआम। अरे हम तो वो पार्टी हैं जो -20 से शुरू करते हैं और उसके बाद बहुमत लाते हैं। आप तो 20 को पॉकेट में रख के देश का नुकसान करते रहे, सबको बांट के देश को जोड़ने का काम कब किया आपने? कितने टुकड़े कर दिए आपने देश के? ठीक है, ठीक है। आलोक जी आइए, जवाब दीजिए। मैं टुकड़े से ही शुरू कर देता हूं। इन्होंने तो दूसरे दलों के टुकड़े कर दिए अपनी सरकार बनाने के चक्कर में। 50-50 खोखे देते हैं, MLA देश की बात कीजिए, देश की। वापस आता हूं। आज 2-3 सवाल हैं। अरे भाई सुनिए ना, मैं ये सरकारें पाकिस्तान में नहीं बनाई, आपने देश में ही बनाई है। मुद्दे की बात यह है कि मणिपुर के ऊपर विदेशी ताकतों का हाथ रहा, तो ये गलती किसकी है? नवाज शरीफ की तो है नहीं, इसी सरकार की गलती होगी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है? मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत जी ने पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अगर वहां पर डिवाइड एंड रूल, अगर नागा और कुकी आपस में लड़े या तमाम दूसरे समुदाय आपस में लड़े, तो डबल इंजन की सरकार क्या सर दिल्ली में बैठकर पकौड़े तल रही थी? और सीधा सवाल मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी, आपने एक बार भी वहां पर उस राज्य में जाकर शांति की अपील क्यों नहीं की? इजराइल की तो चिंता हो जाती है आपको, 2 घंटे के अंदर अंदर ट्वीट आ जाता है खटाखट। फ्रांस में एक आतंकी घटना हो, 5 लोग मरे, तो खटाखट मोदी जी वहां पर ट्वीट कर देते हैं। मणिपुर के ऊपर आपको 88 दिन क्यों लगे? 88 दिन के बाद ये सरकार क्यों जागी? और वो भी जब चाणक्य वहां पर 3 दिन रहे और उनको ये नहीं पता चला कि 2 महिलाओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों लोग मर गए और ये सरकार सोती रही। मोहन भागवत जी ने कहा है कि सरकार जागो तुम, लेकिन ये जागने को तैयार नहीं। और पूरा देश जानता है कि रेडिकलाइजेशन 2014 के बाद घटा है या बढ़ा है। हिंदू मुसलमान करना हो तो ये चांद पर जाएंगे, वहां पर भी मौका नहीं चुकेंगे। NRC हो, CA हो, कोरोना हो, फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा हो, कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे ये। केवल इनको डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से सीखा था वो आता है। ये कहते हैं साहब आप जो है कास्ट सेंसस की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। लेकिन जिस समय पर VP सिंह की सरकार थी,
और ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ, उस समय पर क्या बीजेपी ने जो साथ दिया था वो समाज को बांटने के लिए दिया था? आज पूरा समाज, पूरा देश इनकी तमाम हरकतों को समझ चुका है कि डिवाइड एंड रूल करो, ऊटपटांग भाषण दो, और उससे फायदा किसको होता? केवल सत्ताधारी पार्टी को। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों से भटकाओ, किसका फंड कहां से आ गया, ये सब बेकार की बातें हैं। पीएम केयर्स फंड की जांच करवा दीजिए, चीन से किस किस समूह का पैसा आया है सबको पता चल जाएगा। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो सामने आई है कि जो लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, और मोहन भागवत जी, उनको कहिए कि वो चुप रहें। मोहन भागवत जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कहिए रमेश विधूड़ी को कल ही सस्पेंड किया जाए। ये जो खेल है ना, 1 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, फिर जवाब आएगा, ये सब नौटंकी बंद कीजिए। तुरंत 1 हफ्ते के बाद उनको राजस्थान में प्रभार दिया गया। जो हिंदू मुसलमान जितना ज्यादा ताकत से कर सकता है वो उतना बड़ा पद पर बैठता है, और ये मोदी जी पर भी लागू होता है। मैं दोबारा से मणिपुर के मुद्दे पर आना चाहती हूँ। और डॉक्टर अजय आलोक, वो सवाल जो आलोक शर्मा जी की तरफ से रखे जा रहे थे, वो सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, और इसमें मोहन भागवत जिस तरीके से ये कहते हैं कि साहब बाहरी ताकतें, वो ये जिक्र करते हैं कि मजबूत सरकार, बावजूद इसके हिंसा बेरोक टोक होती रही, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो ये तो सीधे सीधे एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए होना चाहिए ना, इस रूप में कि बाहरी ताकतें हैं, इस रूप में कि मजबूत सरकार के होते हुए भी बेरोक टोक हिंसा होती रही, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और वहां पर किसी तरीके का एक्शन इस रूप में नहीं होता है कि वो सीएम जिनको लेकर इतनी नाराजगी थी, आज भी वो वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं वो वहीं पर। आज वो सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए मणिपुर कंट्रोल में आ रहा है। एक बात जान जाइए। दूसरी बात, बाहरी ताकतें इस देश में एक्टिव नहीं रहते। मजबूत सरकार होने के बाद क्या बाहरी ताकतें एक्टिव नहीं? 3 दिन पहले वहां पर घटनाएं हुई हैं, कहां पर कंट्रोल में आ रहा है? मोहन भागवत जी का बयान एक मिनट बीच में नहीं, बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा जी। आज भी मोहन भागवत जी का बयान बोल रहा था कि मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। बौखलाइए मत, ठीक है, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। मोहन भागवत जी का आज का बयान सुनकर देखिए आप। ओके सर, ओके, आपने अपना पॉइंट रख दिया। डॉक्टर 1984 से डॉक्टर आलोक आइए। 1984 से 1989 तक, आज तक इस देश के इतिहास में सबसे मजबूत सरकार थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, क्यों? विदेशी ताकतें इन्वॉल्व नहीं थी खालिस्तान के समय। 85 से 90 तक हमने कश्मीर में मैसेकर देखा, हिंदुओं का पलायन हुआ, सबसे मजबूत सरकार थी। क्या उस वक्त पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था उसमें? तो मजबूत सरकार जब होती है तो विदेशी ताकतें एक्टिव होती हैं, ये कॉमन थंब रूल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नेहरू जी की गलती थी। क्या भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके इंडिया अलायंस के फोर फादर, पितामह राम मनोहर लोहिया जी का 30 सितंबर 1959 को स्टेटमेंट है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करके नेहरू ने रख दिया है, नेहरू की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती है। पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो उन्हीं की किताब में पढ़ा है। जब उन्होंने कहा था कि एक ही पॉलिसी चल रही है कांग्रेस गवर्नमेंट की कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करो, धर्मांतरण बढ़ाओ। एक बेकार की बातें हैं, राम मनोहर लोहिया की बातें बेकार की बातें लग रही हैं। अखिलेश वैसे ही लगते हैं आपको, अखिलेश ऐसे ही लगते थे ना। राम मनोहर लोहिया की बातें बेकार की बातें लग रही हैं। तीसरी बात, अपनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए इस देश में। कांग्रेस की जो नीति है ना, फूट डालो और राज करो, अपनी डिवाइसिव नीति बंद कीजिए, क्योंकि आपको इस देश के बहुसंख्यकों से हमेशा नफरत रही है। क्योंकि आप 1995 के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व, 98 के बाद आपका शीर्ष नेतृत्व कभी भी इस देश के धार्मिक मर्मों को समझ ही नहीं पाया। जल्दी से जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड। आज जो नेतृत्व है वो ना पितृवंश से हिंदू है ना मातृवंश से हिंदू है, तो हिंदुओं की भावना समझेगा कहां से? देश को नहीं मिला। एबीपी न्यूज के दर्शकों का आपके सवाल ही नहीं है कोई, पूरा समझ आ गया होगा। पूरे डिबेट में 2 लोगों ने किस तरह से डिवाइसिव पॉलिसी की बात की, किसने हिंदू मुसलमान किया, किसने चर्च की बात की। आज भी एबीपी न्यूज के दर्शकों को समझ आ गया होगा, लेकिन मूल सवाल फिर वही है। 80-20 किसने किया? आज भी वहां पर मोहन भागवत जी ने कहा कि वहां पर हिंसा जारी है। ये मोहन भागवत जी के आज के शब्द हैं कि रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मोहन भागवत का ये संबोधन, जिससे सीधे सीधे 24 की जो सियासी बिसात है उस पर माना जा रहा है कि प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये चर्चा हम आपके लिए लेकर आए थे कि आखिरकार भागवत के निशाने पर कौन